Welcome all the viewers to this lecture which is question answer series। आप सभी लोगों को मालूम है कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लैंड लॉ से संबंधित यानी कि भूमि विवाद के संबंधित चल रहा है। सवाल आपके और जवाब मेरे। आप लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ। इसी कड़ी में आज का ये लेक्चर है। क्योंकि बीच बीच में गैप हो जाता है और इस बीच में जो प्रश्न आ जाते हैं वो सब या तो YouTube पर अवेलेबल रहता है या व्हाट्सएप पर अवेलेबल रहता है। उसको हम देख करके और छटवा करके एक जगह संकलित करके तब आप लोग का समय मिलता है तो जवाब देते हैं। आज कुछ प्रश्न मेरे पास जमा हो गए हैं, वो सभी प्रश्नों का मैं 1 बाई 1 उत्तर दूंगा, एक का एक करके क्रमशः उत्तर दूंगा। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कोई प्रश्न पहले पूछा गया हो, पुराना प्रश्न हो और छूट गया हो, तो उसको भी इसमें समाहित किया जाएगा। ये अभी जो भी है ये करंट प्रश्न है, हाल फिलहाल का 2-3-4 दिन या 1 सप्ताह के अंदर का है। हो सकता है कि 2 प्रश्न जो पहले प्रश्न पूछा गया है और वो छूट गया हो, उसका भी इसमें जवाब है। तो आप लोग जितने भी लोग प्रश्न करते हैं वो फिर से हम एक बार दोहरा देते हैं कि बराबर हम ये बात कहते रहे हैं अपने लेक्चर सभी लेक्चर में कि आप जो भी प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्न आप पूछने के पहले अपना नाम और पता, छोटा सा भी, कहाँ से किस शहर से हैं और क्या करते हैं, ये जरूर लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा प्रश्न सीधा और सटीक पूछिए तो जवाब देने में अच्छा रहेगा। और बहुत सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है वो पूछने के बाद उसका जवाब देने के लिए कुछ कागज़ देखना पड़ता है। बिना कागज़ देखे हुए प्रॉपर जवाब नहीं दिया सकता है या गलत भी हो सकता है। इसलिए आप वैसा कॉम्प्लिकेटेड जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा कहानी आप लिखते हैं और उसके संबंधित कागजात नहीं देते हैं या दुविधाजनक प्रश्न करते हैं या कभी कभी भेद प्रश्न करते हैं तो उससे डिफ़िकल्टी होती है। वैसा अगर प्रश्न हो और बहुत ज़रूरी हो जिसमें कि आपको कागज़ दिखा करके कोई राय लेना है तो वो बेहतर होगा कि वो कागज़ लोग आप पहले हमारे पास भेज दीजिए, कुरियर से या स्पीड पोस्ट से। ऐसा कागज़ भेजिए फ़ोटोकॉपी जो पढ़ने लायक हो। बहुत से लोग फ़ोटोकॉपी ऐसा भेजते हैं जो ब्लैंक रहता है, पढ़ने लायक नहीं रहता है, ये बहुत फेंट रहता है या काला काला प्रिंट आ जाता है। वो सब भी अवॉइड कीजिएगा, वैसा नहीं भेजिएगा। बहुत जिनको ज़रूरी है और कागजात पर जिनका ओपिनियन आधारित है, कागजात के हिसाब से राय देना जरूरी है, वो कागज़ के बगैर कोई भी वकील सही राय नहीं दे सकता है। कागज़ किस तरह का लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है। कभी कभी आप लोग जो प्रश्न करते हैं उसमें शब्द का उच्चारण गलत लिख देते हैं और स्पेलिंग तो गलत रहता भी है, इसलिए सही सही शब्द का माने बताने में दिक्कत होती है। शब्द कुछ और रहता है और प्रश्न में कुछ और लिख देते हैं, इसलिए प्रश्न करने के पहले इस सब बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे से तो सुविधा होगी और हमको प्रश्न का उत्तर देने में सुविधा होगी। ये 2-3 दिन पहले का प्रश्न है नीलाभ रंजन। ये नीलाभ रंजन कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, ये पता नहीं चलता है। लेकिन इनका जो प्रश्न है वो भी लंबा प्रश्न है। उसमें लिखे हैं कि खसरा पंजी में इनके पूर्वज का नाम है और उसमें गैर मजरूआ भी लिखा हुआ है और मकान उसमें बना हुआ है, उसमें कब्जा 1952 से है और 1952 से लेके 1995 तक इनका रसीद कटता है, लेकिन 1995 के बाद कोई रसीद नहीं कट रहा है। अब इनका प्रश्न इतना फैक्ट के बाद ही पूछते हैं रैयती राइट क्या है, यानी कि इस जमीन पर इनका रैयती राइट है कि नहीं है। तो इसका सीधा उत्तर है कि हाँ, रैयती राइट है। रैयती राइट का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रैयत है तो रैयत को वो जमीन को कोड़ने जोतने का अधिकार है, रखने का अधिकार है। तो जनरली रैयती राइट जो होता है वो रैयत के कब्जा में जोत वाली जमीन रहता है, उसको रैयती राइट कहते हैं। तो आप जैसा कि कहते हैं कि खतियान में ये गैर मजरूआ लिखा हुआ है, तो गैर मजरूआ का मतलब होता है कि जिसका जोत आबाद नहीं होता है और उसमें मकान बना हुआ है। तो गैर मजरूआ मकान जो जनरली होता है वो बेलगान होता है। फिर आप लिखते हैं कि लगान लग रहा है, तो ये भी कंट्राडिक्टरी है। जब बेलगान जमीन है तो लगान कैसे लगा, लगान किस आधार पर निर्धारित हुआ।
और आपको गैरमजरूआ मालिक जमीन कैसे प्राप्त हुआ ये आप नहीं लिखते हैं। खसरा पंजी कब बना? खसरा पंजी बनता है सर्वे के दरमियान। तो सीएस सर्वे यानी कि कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था उसमें खसरा पंजी बना था कि आरएस सर्वे में? ये सब आपका प्रश्न भेग है, ये सब भेग प्रश्न है, इसलिए इसका सटीक उत्तर देना नामुमकिन है। आप सभी कागजात लेकर के अगर आइएगा मेरे पास, या बाई कुरियर या व्हाट्सएप से भेजिएगा पढ़ने लायक, यानी खसरा पंजी का नकल, खतियान का नकल, रसीद का नकल, ये सब जो आपके पास है वो सब दीजिएगा तब। और रसीद कटने का क्या आधार है, कैसे रसीद कटा आपका? लगान अगर निर्धारण हुआ तो लगान निर्धारण का आदेश, अगर म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन का आदेश, कैसे रसीद कटा? या जमाबंदी क्रिएट हुआ, नया नया जमाबंदी कायम हुआ तो किसके आदेश से कैसे कायम हुआ? ये सब छानबीन करके और पता करके फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप सारा कागजात ले करके आ करके मिल सकते हैं, या आप कुरियर से या व्हाट्सएप आप इससे स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, तब हम आपको सटीक जवाब देंगे। ऐसे आप मोटा मोटी ही जान लीजिए कि जहाँ भी रसीद कट रहा है, यानी कि सरकार आपसे लगान ले रही है और रसीद दे रही है, तो रसीद कटने से और लगान लेने और लगान देने से ही राइटी राइट क्रिएट हो जाता है। अगर कोई विवाद करेगा तो उसका निपटारा कोर्ट से ही हो सकता है, कोर्ट उसकी घोषणा करेगा, वो प्रॉपर कोर्ट है सिविल कोर्ट। अगर रेवेन्यू कोर्ट में कोई मैटर आता है तो रेवेन्यू कोर्ट में मैटर में अगर ये विवाद है तो वहाँ भी आप दावा कर सकते हैं कि मेरा राइटी राइट हो गया। इसलिए आप इसका प्रश्न का बिना डिटेल में गए हुए सीधा जवाब यही कि जब कोई व्यक्ति का रसीद कट रहा है और काफ़ी दिन से रसीद कट रहा है तो मान लीजिए कि राइटी राइट हो गया। अब उस जनरली उस जमाने में एक गांव में एक रैयत परमानेंट नहीं रहता था, इसलिए उस समय कानून में था कि कोई सेटल्ड रैयत है कि नहीं, ऑक्यूपेंसी रैयत है कि नहीं, तो वो सब राइट क्रिएट होता था उसके लिए आधार पर। तो आज के तारीख में हर रैयत जो गांव में है जहां बसा हुआ है वो सब सेटल रैयत और ऑक्यूपेंसी रैयत ही ज़्यादा मिलता है। इसलिए सबको मान के चलिए कि जिसका रसीद कट रहा है लंबे समय से वो सबको राइटी राइट हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है अजय कुमार का। अजय कुमार जी ने प्रश्न किया है, कहाँ से इन्होंने लिखा है, क्या करते हैं, नहीं लिखा है। इनका कहना है कि जागीरदार रैयत होता है कि मालिक होता है? इनका एक प्रश्न है, जागीरदार रैयत है कि मालिक है। दूसरा है कि राजा है। तीसरा प्रश्न है इनका कि वो लोग जागीरदार रोज भारत के थे या विदेशी थे। ये प्रश्न किस उद्देश्य से कर रहे हैं, अगर जानकारी के क्यूरियोसिटी बस कर रहे हैं तो जान लीजिए। जागीर के बारे में पहले बीटी एक्ट के लेक्चर में बता चुके हैं। जागीर को अंग्रेजी में ग्रांट बोलते हैं, उसका बीटी एक्ट के धारा 181 में उसका प्रावधान है। तो जागीर कई तरह का होता है। जमींदार लोग फ्री में जमीन देता था बहुत लोगों को, जैसे पूजा पाठ करने वाले को देता था, जो ड्यूटी करता था जमींदार के यहाँ वॉचमैन के रूप में, गोड़ाइत जिसको बोलते थे, तो उन लोग को दिया जाता था। और कोई सेवा सशस्त्र करने वाला, कोई खिदमत करने वाला, तो जागीर खिदमती भी होता था, उसको सर्विस ग्रांट भी बोलते थे। कोई नौकरी में था गुमस्ता पटवारी, उसको भी जागीर दिया जाता था, या और भी किसी तरह का जमींदार उससे काम लेता था। तो उसके लिए जिसको जागीर मिला वो जागीरदार कहलाया। जागीर रखने वाला व्यक्ति जागीरदार हुआ। अब ये रईती जमीन अगर दे दिया गया, या खेती की जमीन दे दिया गया, या मकान की जमीन दे दिया गया, तो भी उसके लिए वो जागीरदार हुआ। उसी तरह से जमींदार जो है अपने जमींदारी का भी कुछ हिस्सा किसी को अगर दे दिया तो वो जमींदार भी हो गया। यानी कि जागीरदार का दोनों हैसियत है। जागीरदार रैयत भी कहलाता है, जिसको कि अगर ग्रांट में जमीन, एक जमींदार ने उसको जागीरदार के रूप में बना करके कोई जमीन जायदाद दिया तो उसका वो जागीरदार हुआ, उसका जागीरदार के रूप में हक रईती ही हुआ। लेकिन अगर जमींदारी का कुछ भाग उसको जागीरदार के रूप में दे दिया गया तो उस भाग का वो जमींदार हो गया, जागीरदार जमींदार हो गया, और उसके अंडर जो उसमें रैयत रहेगा उससे वो लगान वसूल करने का उसको अधिकार रहेगा। तो इसलिए ये किस स्थिति में जागीरदार बना और कैसे बना, किसने बनाया, ये देखना पड़ेगा, तब सही सही पता चलेगा कि वो रैयत है कि जमींदार है। रैयत भी हो सकता है, जमींदार भी हो सकता है।
अब जहाँ तक सवाल है राजा का, भारतीय का, विदेशी का, इस पर सवाल का प्रश्न ये उठता है कि राजा कब था? जब राजतंत्र था। तो पूरे दुनिया में एक ज़माने में पहले राजतंत्र ही था, हर जगह राजा लोग ही राज करते थे। धीरे धीरे परिवर्तन होते गया, समाजवाद आया और उसके बाद कम्युनिस्ट लोग आए, कम्युनिस्ट का जो फिलॉसफी आया, साम्यवाद आया। तो इसे इसे फिर राजतंत्र के बाद प्रजातंत्र, गणतंत्र, ये सब आते गया। तो ये हमेशा पूरे विश्व में ये सब चक्र चलते रहता है और समयानुसार बदलते रहता है। जैसे हमारे यहाँ भारत में भी पहले राजतंत्र ही था, उसके बाद गणतंत्र आया। जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि प्रजातंत्र है, गणतंत्र है हम लोग के यहाँ। तो इसीलिए इसका सेंस में, आपके प्रश्न के सेंस में है कि जो भी जागीरदार थे यहाँ पर, वो सभी जागीरदार भारत के ही थे। रैयत तो भारतीय ही थे और जो जमींदार थे वो भारतीय ही थे। लेकिन कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग आए और यहाँ शासन प्रशासन में घुस गए और बंगाल के नवाब को हरा करके बहुत सा उसका जो जमींदारी का इलाका था हासिल कर लिया, तो अंग्रेज लोग भी कहीं कहीं, अंग्रेज अपने दूसरे इम्प्लाई को, अंग्रेज को ही जागीरदार या जमींदार बना दिया था। कहीं कहीं इसका भी उदाहरण मिलने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो वो जागीरदार जिसको भी बना दे उसका कोई शर्त नहीं था। अगर उस समय का जो जमींदार या नवाब था जिसके पास संपत्ति थी, वो जमींदार अगर जमींदार है या नवाब है और उसी के अंदर सारा जायदाद उसके कंट्रोल में था, वो कोई अंग्रेज को बना दिया। कहा कि बहुत से लोग उस जमाने में राजा जो थे और नवाब थे, उन लोग के मैनेजर और उन लोग का ड्राइवर या कोई जहाज रखते थे तो पायलट, ये सब अंग्रेज लोग रहता था, इम्प्लाई लोग रहता था, उस जमाने में रहता था, लोग रखते थे। तो यहाँ तक कि रामगढ़ महाराज जब हेलीकॉप्टर लिए तो उनका भी जो पायलट था वो अंग्रेज ही था। दरभंगा महाराज के यहाँ भी एक था मैनेजर, तो वो अंग्रेज ही था। ऐसे ऐसे बहुत सा जमींदार थे जिनके यहाँ अंग्रेज लोग मैनेजर हुआ करता था। तो वैसे ही अगर कोई अंग्रेज को कोई जागीर दे दिया गया हो तो वो अंग्रेज भी हो सकता था। यानी कि विदेशी किसी को भी अगर जमींदार ने जमींदारी का कोई भाग दे दिया तो विदेशी रहते हुए वो जागीरदार कहलाएगा। तो आपका प्रश्न हो गया। उसके बाद प्रश्न आता है अभिनव। इनका प्रश्न पुराना है, 5 महीना पहले का है। ये अभिनव 999 यूट्यूब पर, ये सारे प्रश्न यूट्यूब पर है। यूट्यूब पर इनको हमने जवाब हालांकि दे दिया था, शॉर्ट में ही जवाब दे दिया था, क्योंकि खसरा के बारे में पूछे। खसरा पंजी में मेरा नाम, RS में दूसरे का नाम। इन्होंने लिखा है कि खसरा पंजी में इनका नाम है और RS खतियान में दूसरे का नाम है। 1920 का सेटलमेंट है। रेंट रसीद जो है इनके पास अप टू डेट है, कब्जा भी है। क्या करना पड़ेगा? ये पूछते हैं कि क्या करना। अभी इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एडवांस में बहुत सजग व्यक्ति लगते हैं, एडवांस में पूछ रहे हैं। देखिए आपका प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके पास बीमारी है तभी कोई डॉक्टर दवाई आपको बताएगा। अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हैं और डॉक्टर के पास जाइए तो आपको कोई दवाई नहीं बताएगा। डॉक्टर कहेगा ठीक से समय पर खाना पीना खाइए, जो नॉर्मल वर्क है कीजिए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए, काम कीजिए, खाना समय पर खाइए, समय पर सोइए, अपना रूटीन लाइफ जीजिए, बस दवाई खाने की जरूरत नहीं। तो आपके पास जो कागज़ है तो आपका कागज़ है ही है, आपका पास रसीद कट रहा है, सेटलमेंट का पेपर है ही है, कब्जा है ही है। आप जोतते रहिए और रसीद कटाते रहिए। जब आपको कोई डिस्टर्ब करेगा तब कुछ करना है, अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपका रसीद कट रहा है और कब्जा है तो आप उस जमीन के रैयत हैं, आपका रैयती राइट उस पर है। कोई डिस्टर्ब करेगा तो उस राइट के प्रोटेक्शन के लिए उसी के हिसाब से आपको केस करना पड़ेगा। अभी और कोई चिंता करने की बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है इनका, अंकेश कुमार। ये 2 दिन पहले प्रश्न किए थे। इनका है LLB स्टूडेंट है। अच्छी बात है, LLB स्टूडेंट फ़ोन कर रहे हैं, सजग लगते हैं। अंकेश जी ये मार्गदर्शन हमसे मांगते हैं। अच्छी बात है, हम मार्गदर्शन आपका करेंगे। जब कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डायरेक्ट फ़ोन पर बात करके भी बात कर सकते हैं, आपके लिए फ्री है। जब भी फ़ोन कीजिएगा तो आपको हम मार्गदर्शन देंगे। आप चाहिए तो आप हमसे मिल भी सकते हैं, आपको उसमें भी मदद करेंगे ज़रूरत पड़ने पर। कोई मार्गदर्शन की बात है, उसमें ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपने लिखा है कि लैंड लॉ
पढ़ने के लिए कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। इससे पता चलता है कि आपको लैंड लॉ में इंटरेस्ट है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम आपको राय देंगे कि जितना भी लैंड लॉ पर मेरा लेक्चर आ गया है, मेरे ख्याल से अगर गिनती करेंगे तो 25 से या 27 या 37 लेक्चर होगा। 1 बाई 1 करके अगर आप खोज करके प्ले लिस्ट में जाइए यूट्यूब पर, और प्ले लिस्ट में 1 बाई 1 हेडिंग के हिसाब से सब लेक्चर देखते जाइए। उस सब लेक्चर में आपको लैंड लॉ से संबंधित मिलेगा, बहुत सा एक्ट का नाम भी मिल जाएगा। तो वो सब एक्ट जरूरत पड़ने पर, अभी आप स्टूडेंट हैं तो अभी आपको तो एग्ज़ाम के ही दृष्टिकोण से पढ़ना है। जितना आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब है उतना ही किताब अभी पढ़िए, अभी एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और उसमें कन्फ्यूजन होगा। अगर आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब को है, जनरली बीटी एक्ट, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट से कुछ रहता है, तो बीटी एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट मेन एक्ट है लैंड लॉ से संबंधित। ये दोनों का ही मोटा मोटी आप पढ़िए, और जानकारी अगर हो, हमारा लेक्चर जो सीरीज है लैंड लॉ पर वो सब सुनते रहिए, तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी। और कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर उसका मार्गदर्शन हम कर देंगे। उसका 5वां प्रश्न है, ये 4 दिन पहले का है, प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार कहाँ से भेजे हैं, क्या करते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न के आगे इन्होंने सिर्फ यही धन्यवाद लिखा है। तो आपको भी धन्यवाद, आप मेरा लेक्चर सुनते रहते हैं, अच्छी बात है। सुन करके ज्ञानवर्धन कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग कीजिए। आपने धन्यवाद भेजा है, आपको हम भी धन्यवाद देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, 6ठा प्रश्न है, ये नाम नहीं लिखे हैं, यूट्यूब पर लिखे हैं, लगता है कि मेल आईडी लिखते हैं @RS टेक्निकल 98298। जो भी ये प्रश्न किए हैं मेल के हिसाब से कैसे अपलोड किए हैं यूट्यूब पर मेल के जरिए, ये लिखा हुआ है रेफरेंस @RX टेक्निकल 9828। इनका 5 दिन 7 दिन पहले का प्रश्न लगता है। इन्होंने कोई प्रश्न नहीं पूछा, इन्होंने एक आशंका जाहिर किया है कि प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर पूरा नहीं है। ये आप वेरीफाई कर लीजिए, हो सकता है एक आध लेक्चर शॉर्ट लेक्चर हो, एक कोई खास इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो, कोई 2-3 बात सिर्फ बताने के लिए वो लेक्चर 4-5 मिनट का किया दिया गया हो। आप प्रोवेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर कई लेक्चर है, आप जो लेक्चर सुनना चाहते हैं प्ले लिस्ट में जाइए, खोजिए, आगे पीछे सबका टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक देख करके प्रोवेट एंड लेटर एडमिनिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से 6 से 7 लेक्चर है, उस पर बहुत डिटेल में भी लेक्चर है, उसमें काफ़ी रूलिंग वगैरह भी बताया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न है रवि श्रीवास्तव जी का। ये कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, इनका 1 सप्ताह पुराना है। ये कोई प्रश्न नहीं किए हैं, अपना ओपिनियन व्यक्त किए हैं, काफ़ी लाभदायक, यानी कि जो लेक्चर मेरा सुन रहे हैं उसके बारे में इनका विचार है कि काफ़ी लाभदायक है। तो अच्छी बात है, आप लोगों के लाभ के लिए, जानकारी के लिए ही तो ये अपना हम योगदान दे रहे हैं कि आप लोग ज्ञानवर्धन करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ उठाएं और कहीं धोखा नहीं खाए, आपके साथ कोई गड़बड़ी नहीं हो जाए कानून के जानकारी नहीं रहने के कारण। इसलिए ज्ञानवर्धन होगा, आप लेक्चर सुनिए और सुन करके उसको अपने में आत्मसात कीजिए, समझिए और ज़रूरत पड़ने पर उसको काम कीजिए उसी के हिसाब से। उसके बाद वीरेंद्र प्रसाद जी का है, ये कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, इन्होंने लिखा है, नाम के आगे लिखा है वीरेंद्र प्रसाद 5896। 1 सप्ताह पुराना इनका प्रश्न है। इनका प्रश्न था कि रजिस्ट्री से ज़मीन इन्होंने लिखाया है 1959 में, रजिस्टर्ड डीड है 1959 का, लेकिन म्यूटेशन इनका रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट कर दिया किस ग्राउंड पर, ये जब तक नहीं देखेंगे तब तक इसके बारे में क्या कह सकते हैं। और म्यूटेशन रिजेक्ट किसने किया, कब किया। अगर अंचल अधिकारी ने म्यूटेशन रिजेक्ट किया तो उसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार आपको 30 दिन के अंदर है, जिसे आप अपील कीजिए और स्थानीय कोई अधिवक्ता से संपर्क करके आप अपील फाइल कर दीजिए। अगर आपका रजिस्टर्ड डीड है 1959 का, तो जिस व्यक्ति से आपने डीड के जरिए लिया है
अगर उस व्यक्ति का नाम पहले से रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ था तो उसके जगह पर आपका म्यूटेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को टाइटल था कि नहीं और उसका म्यूटेशन प्रॉपरली हुआ था कि नहीं, अगर इसका डिस्प्यूट अगर वो करता है, यही कोई ग्राउंड लिया हो आपका विपक्षी या कोर्ट ही लिया हो, तो उसको फिर देख के समझ के प्रॉपर राय देना पड़ेगा। इसलिए उत्तम होगा कि आप अपना सेल डीड और जो रिजेक्शन ऑर्डर है अंचल अधिकारी का, ये दोनों किसी वकील से दिखा लीजिए और दिखा करके उनसे अच्छी राय ले लीजिए। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं और आपको आगे का रास्ता नहीं समझ में आता है, तब फिर आप हमसे आकर के मिल सकते हैं। उसके बाद 9वां प्रश्न है मनोज चौधरी। ये मनोज चौधरी कहाँ से लिखते हैं और क्या करते हैं, इन्होंने लिखा है 8 दिन पहले का इनका प्रश्न है, लेकिन आगे इन्होंने लिखा है अपना नाम ओम प्रकाश, बिजनेसमैन है। प्रश्नकर्ता के कॉलम में यूट्यूब में मनोज चौधरी लिखा हुआ है, लेकिन आगे जो उन्होंने लिखा है उससे पता चलता है कि ओम प्रकाश हैं और बिजनेसमैन है। इनका कोई मकान मालिक, गैर मजरूआ मालिक कब्जा है और उनके जो गैर मजरूआ मालिक जमीन के मालिक थे, उनके वारिसान ने बेच दिया है 2007 से 2010 के बीच में। और नगर निगम का टैक्स रसीद भी कटता है, लेकिन अंचल अधिकारी का रसीद नहीं कटता है। अंचल अधिकारी ने इनको कहा है कि गवर्नमेंट की ज़मीन है। अब उसके बारे में पूछते कि क्या करें। अंचल अधिकारी कहा है, अंचल अधिकारी कहाँ कहा है, हवा में कहा है कि आपको लिख के नोटिस दिया, ये सब एक प्रश्न है। अंचल अधिकारी कहीं रोड पर, कहीं ऑफिस में, टेबल टॉक में किसी से बोल दिया कि सरकारी ज़मीन है, तो अंचल अधिकारी कोई ब्रह्मा नहीं है कि जो बोल दिया वही सही हो गया। अंचल 99% अंचल अधिकारी को रेवेन्यू लॉ का सही ज्ञान ही नहीं है। वो सब कहाँ बोला नहीं बोला इससे मतलब नहीं। अगर वो कोई लिखित आदेश ऐसा दिया है तभी आप आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, अभी कुछ करने का जरूरत नहीं। आपका रसीद नहीं कट रहा है और टैक्स की रसीद कट रही है नगर निगम की, यानी कि आपका नगर निगम क्षेत्र के अंदर जमीन है और मकान है और टैक्स रसीद कट रही है, तो आपको अंचल अधिकारी का रसीद कटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंचल अधिकारी को बोलने दीजिए, उसको बोलने से कुछ होता। अगर कोई लिखित कार्रवाई आपके विरुद्ध अंचल अधिकारी करता है, तब आप बताइएगा कि कौन कार्रवाई किया है, कौन धारा में नोटिस दिया है, कौन सा ऑर्डर पास किया है, किस डेट का ऑर्डर पास किया है। तो वहाँ पर स्थानीय अधिवक्ता से मिलके उसके अपील फाइल कीजिएगा, उसके आदेश को चैलेंज कीजिएगा आगे के कोर्ट में। 10वां प्रश्न है रवि पांडे भारत। इन्होंने लिखा यूट्यूब पर रवि पांडे भारत 5945, 10 दिन पहले का इनका प्रश्न है। ये कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, ये पता नहीं। इन्होंने जो लिखा उससे पता चलता है खतियान से टाइटल डिक्लेयर हो सकता है। एक तरह का प्रश्न है कि खतियान से टाइटल डिक्लेयर हो सकता है कि नहीं, खतियानी जमीन का शास्त्र की दृष्टि से क्या संबंध है। ये दोनों जो प्रश्न है, ये प्रश्न कोई वकील या विधि पदाधिकारी ही पूछ सकते हैं जिनको कि इतना जानकारी है। आम आदमी को ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर आम जनता हैं और आपको इस बात इतना सजग हैं कि आप हकीकत के बारे में और शास्त्र के बारे में कुछ समझ रखते हैं, तो हमारा बता देना फर्ज है। सुन लीजिए, खतियान कानून में जिस तरह का आपका प्रश्न है उसका सीधा जवाब यही है कि खतियान इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। खतियान हकीकत का कागज नहीं है, खतियान से टाइटल नहीं होता है और टाइटल के साक्ष्य के रूप में खतियान नहीं लिया जा सकता। तो फिर दूसरा प्रश्न होता है खतियानी जमीन का साक्ष्य की दृष्टि से क्या संबंध है। ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा के किया गया है, लेकिन ये प्रश्न बहुत बुद्धिमता वाला भी लगता है, जो कि लॉ के टेक्निकलिटी से, कानून के जो दृष्टिकोण के हिसाब से काफ़ी टेक्निकल बिंदु है। ये जनरली समझने के लिए काफ़ी बैकग्राउंड में जाना पड़ता है। वो बैकग्राउंड क्या है, बहुत बार हमारा लेक्चर में भी मिलेगा। जुडिशियल एकेडमी में लेक्चर में, पीटी एक्ट का लेक्चर में या लैंड लॉ के लेक्चर में हमने इस बात को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। क्योंकि क्लासरूम में भी बहुत जुडिशियल ऑफिसर ने सवाल किया था कि सर आप जब कहते हैं कि खतियान से टाइटल नहीं होता है, तो एक आदमी ए है, ए के नाम से खतियान बना हुआ है, 10 साल 20 साल के बाद उसका पोता का झगड़ा हो जाता है किसी गैर आदमी से, टाइटल सूट में आ जाता है,
तो जो ए का पोता है उसके बाद तो कोई टाइटिल का डॉक्यूमेंट है नहीं, तो उसका टाइटिल हम कैसे डिक्लेयर करेंगे। इस संदर्भ में हमने समझाने का प्रयास किया कि खतियान तो टाइटिल का डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन अगर खतियान में जिस व्यक्ति का नाम है उसका कब्जा उस जमीन पर चला आ रहा है और उस जमीन का जोत आबाद कर रहा है और उसकी रसीद कट रही है, जब रसीद कट रही है यानी कि जमींदार जमीन सरकार में वेस्टिंग के पहले जमींदारी के वक्त में जमींदार अगर लगान ले रहा है और रसीद दे रहा है, इसका माने जमींदार इनको रैयत मान रहा है। तो जब रैयत मान रहा है तो रैयती हक उनको प्राप्त हो गया। रैयती हक प्राप्त हो गया यानी कि जमींदार उनको अब हटा ही नहीं सकता। जमींदार को हटाने का अधिकार नहीं था, उसको एक ही कंडीशन पर हटाने का अधिकार था, सेक्शन 25 में, जब रेंट में डिफ़ॉल्ट होगा, रेंट बकाया हो जाएगा, नहीं देगा तो एविक्शन सूट करके उसको खाली करा सकता था, या रेंट सूट बकाया का करके जमीन नीलाम करा के अपना कब्जा में ले सकता था। ये पुराना प्रावधान था। जमींदारी जाने के बाद अगर सरकार रसीद काट रही है और जमीन का मालगुजारी ले रही है, आप कब्जा में है, तो आपका सरकार आपको रैयत मान है, यानी कि आपका रैयती राइट हो गया। तो ये रैयती राइट जो होता है बीटी एक्ट के अंदर, ये राइट जो है ट्रांसफरेबल है और इनहेरिटेबल है। अगर आपकी ज़मीन है तो आपके मरने के बाद आपका जो वारिस होगा उसको अपने आप प्राप्त हो जाएगा और वो अपने आप रैयत माना जाएगा कानून में। कुछ दूसरे भी प्रांत में ये है, रैयती राइट इनहेरिटेबल नहीं है, अपने आप रैयत नहीं होता, रैयती राइट डिक्लेयर कराना पड़ता है। बिहार में जो पुराना कानून है जमींदारी का बताए हैं, पूरे बंगाल में ही लागू होता था, जो अभी बिहार में लागू हो रहा है। तो रैयती राइट वंशानुगत चलता है, बाप अगर रैयत है तो बेटा रैयत, बेटा के बाद पोता रैयत, तो रैयती हक उसको प्राप्त है। रैयती हक प्राप्त है मतलब उसको जमीन जायदाद रखने का, जोतने का और उसको बेचने का, गिफ्ट करने का सारा राइट प्राप्त है। तो जब सब राइट प्राप्त है तो टाइटिल माना जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको टाइटिल हो जाता है। खतियान से उसको टाइटिल नहीं होता है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया जो प्रावधान बना हुआ है अपने आप वो टाइटिल माना जाता है। इसलिए और क्या चाहिए, जिसके पास टाइटिल है वो उसका मतलब क्या है कि हम इसके मालिक हैं, टाइटिल होल्डर है, इसका माने हम मालिक हैं, हम कब्जा में रहेंगे, हम जोतेंगे, कोड़ेंगे, किराया पर लगाएंगे, पट्टा पर लगाएंगे, किसी को गिफ्ट करेंगे, किसी को बेच दे देंगे, सारा राइट है हमको। जो मन में आवे उसका उसमें मकान बनावे, दुकान बनावे, मार्केट बनावे, झोपड़ी बना दे, या खेती करें या बगीचा लगावे, ये सारा अधिकार मेरा है। इस पर बहुत सारे कानून है, रूलिंग है पटना हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, जिसके कानून में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट रूलिंग हमने बताया है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य है पटना हाई कोर्ट का फुल बेंच रूलिंग है, 5 जज मिल करके ने फैसला किया है 1968 पटना में। उस केस का नाम है मसोमात उगनी भरसत चोबा महतो, AIR 1968 पटना, पेज 302, फुल बेंच 5 जजेज का। उसी में ये कहा गया है कि खतियान से टाइटिल नहीं होता है और न हुकुमनामा से टाइटिल होता है। जब रसीद कटता है और मालगुजारी जमींदार लेता है तो रैयती राइट क्रिएट हो जाता है, और रैयती राइट जब क्रिएट हो गया तो उसको सारा हक हकीकत प्राप्त हो गया। तो इस हिसाब से अगर आप कहते हैं कि खतियानी ज़मीन है तो इसका माने आपका हकीकत है, लेकिन हकीकत प्रमाणित करने के लिए सिर्फ खतियान दाखिल कर दीजिएगा तो उससे हकीकत प्रमाणित नहीं होगा। तो आपको ये कहना होगा पहले, जहाँ भी आप आवेदन में लिखिएगा या अर्जी में लिखिएगा कि ये खतियान में नाम था मेरे पिता का या दादा का, या मेरा नाम चला रहा है, हमारा कब्जा चला रहा है, जमींदार को भी हम लगान देते रहे हैं और सरकार को भी देते रहे हैं, और मेरा कब्जा दखल चला रहा है, सरकार हमको रैयत मान रही है। इतना सारा बात बोलेंगे तो आपका हकीकत का पता चलेगा। और इसी को जब आप गवाही में साक्ष्य के रूप में, कागजी या मौखिक साक्ष्य के रूप में लाएंगे तो कोर्ट उसको साक्ष्य के रूप में स्वीकार करके आपका टाइटिल मान लेगा। इसी के आधार पर टाइटिल का फैसला भी होगा। इसलिए आपका प्रश्न अभी उत्तर हो गया। हम समझते हैं कि आप अब समझ गए होंगे कि टाइटिल के दृष्टिकोण से खतियान का क्या महत्व है, क्यों महत्व है। सीधा सीधी डायरेक्टली इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है अगर हमको उस तरह से हम उसको यूज करते हैं तो। उसके बाद 11वां प्रश्न है, रोहित तिवारी 714 ही लिखते हैं। क्या करते हैं, कहाँ से इन्होंने लिखा है, लगता है यूट्यूब पर लगता है इन्होंने अपना मेल का रेफरेंस लिखा है, रोहित तिवारी 714। इनका 10-11 दिन पहले का प्रश्न है
कि चकबंदी 1976 में हुआ था और जिसमें कोई विवाद चला था, वो विवाद ही जीत गए थे और दादा के नाम से खतियान बना, लेकिन वो खतियान फाइनल नहीं हुआ। कब्जा इन्हीं का है, लेकिन रसीद विपक्षी का कटा, जमाबंदी नहीं कायम हुआ है। अभी चाहते हैं म्यूटेशन कराना कि चकबंदी के डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारा म्यूटेशन हो जाए और ये मार्गदर्शन चाहते हैं। देखिए, आपका प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे आपके प्रश्न को हम समझ गए, लेकिन बहुत सारे वकील को इस तरह से बताइएगा तो नहीं समझ पाएंगे और शायद कागज देख के भी नहीं समझ पाएंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपका अगर सीधा सीधी जवाब दे देंगे तो आपको भी समझ में आएगा, लेकिन पहले जवाब सुन लीजिए। चकबंदी का जो आदेश है सबके ऊपर भारी है। चकबंदी के आदेश से आपका म्यूटेशन हो सकता है, क्योंकि म्यूटेशन कोर्ट पर वो आदेश भारी है। लेकिन चकबंदी का आदेश पहले हम देखेंगे और देखने के बाद ही समझ करके बताएंगे। दूसरी बात है कि विवाद जो चकबंदी में चला था वो किसके बीच में था और वो आदेश जो है उसी आदमी के बीच में है, ये भी देखना जरूरी है। और जमाबंदी आपका कायम क्यों नहीं हुआ ये भी जानना जरूरी है। और पोजीशन आपका है, इसका क्या सबूत है, कब्जा का कोई कागजी सबूत है कि नहीं, ये सभी समझना होगा, सब मिला करके। चूंकि विवाद 1976 का है और 1976 का चकबंदी में कोई विवाद हुआ तो उसका खिलाफ पार्टी अपील या रिवीजन कहीं गया कि नहीं गया ये भी जानना जरूरी है। फिर भी अगर कुछ नहीं हुआ है तो चकबंदी का आदेश के किस प्रकार का, किस प्रकृति का आदेश है देख करके ये समझा जा सकता है। अगर वो अंतिम निर्णय है, उसके बाद किसी ऊपर के न्यायालय का निर्णय नहीं हुआ है, तो चकबंदी में अगर आपका कब्जा मान लिया गया है या आपकी संपत्ति मान ली गई है चकबंदी पदाधिकारी के द्वारा, तो उसके आधार पर अगर आप चाहते हैं तो आपका म्यूटेशन हो सकता है। लेकिन म्यूटेशन का नियम सुन लीजिए। म्यूटेशन का मतलब है कि किसी व्यक्ति का नाम पहले से चढ़ा हुआ रहता है। म्यूटेशन का मेरा लेक्चर अलग से आया है, उस पर आप सुनिएगा निकाल करके। तो उसको दाखिल खारिज इसीलिए कहा जाता है, नामांतरण। पहले जिसका नाम है उसका नाम काट करके दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ना। तो किस हैसियत से जोड़ा जाएगा, तो पहला व्यक्ति का अगर वो वारिस है, वो मर गया तब नाम जोड़ा जाएगा, या पहला व्यक्ति से ही उसने प्राप्त किया हो, उसने बेचा हो, गिफ्ट किया हो, कि विल किया हो, किसी तरह से वो अपना स्वत्व को हस्तांतरण कर दिया हो, उसके यहाँ ट्रांसफर कर दिया हो, तब उसका नाम चढ़ सकता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो जिस व्यक्ति का नाम चढ़ा हुआ है वो व्यक्ति से आपका कोई केस चला किसी कोर्ट में और वो केस में वो व्यक्ति हार गया, तो केस के फैसला के आधार पर आपका हो गया। अगर उस केस में फैसला हो गया, वो किस तरह का केस है, क्रिमिनल केस में अगर हार जीत हुआ तो उससे नहीं होगा, 144 145 का ऑर्डर से नहीं म्यूटेशन होगा। लेकिन अगर टाइटल सूट का या किसी रेवेन्यू कोर्ट का फैसला हो गया और उस फैसला में ये हो गया कि आपका टाइटल है, तो उस फैसला के आधार पर सीईओ का उत्तरदायित्व है म्यूटेशन करने का। तब वो फैसला के आधार पर लिखेगा कि जिस व्यक्ति का नाम अभी तक पंजीदू में चल आ रहा है उसके विरुद्ध न्यायालय का फैसला आ चुका है, इसलिए इसका नाम काट करके जो व्यक्ति के पक्ष में डिक्री हुई है या फैसला हुआ है उसका नाम चढ़ाया जाए, ऐसा आदेश करेगा। तो इसलिए वो फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो फैसला के आधार पर म्यूटेशन हो सकता है। अगर उसी व्यक्ति से विवाद है जिस व्यक्ति का नाम चढ़ा हुआ है, म्यूटेशन रजिस्टर में चढ़ा हुआ है, यानी कि रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है नाम, तो उसके जगह पर फैसला के आधार पर आपका नाम हो सकता है। आप उसी हिसाब से प्रॉपर पिटिशन अपना वकील से लिखा करके दीजिए, या स्वयं अगर पढ़ के समझ सकते हैं तो उसी आधार पर पिटिशन दीजिए और जजमेंट दिखाइए DCR को, तो आपका म्यूटेशन हो जाए। अगर म्यूटेशन किसी गैर आदमी का हो गया है, फैसला किसी तीसरे आदमी के नाम से, मान लिया कि आपका झगड़ा चकबंदी में B नाम के व्यक्ति से था और वहाँ रजिस्टर 2 में C का नाम चढ़ा हुआ है, तब आपको दिक्कत होगा। C कौन व्यक्ति है ये देखना होगा और उसका किस आधार पर म्यूटेशन में नाम चढ़ा हुआ है, रजिस्टर 2 में नाम चढ़ा हुआ है, ये सब समझना होगा। उसके बाद लिखते हैं रवि पांडे भारत 5945, ये लगता है यूट्यूब पर अपना मेल ID लगाए हैं 5945। जो भी हो, रवि पांडे भारत, कहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, ये तो नहीं लिखे हैं, लेकिन इनका प्रश्न लगता है कि हो सकता है कि वकील हैं या वकालत करना चाहते हो।
इन्होंने प्रश्न किया, अच्छा दीवानी वकील बनने के लिए कुछ सुझाव दें। अच्छा दीवानी वकील बनने के लिए सुझाव दें। ठीक है, अच्छी बात है। आजकल तो जितने भी लॉ स्टूडेंट होते हैं या पहले भी जो लॉ पढ़ते थे, दीवानी वकील बनना नहीं चाहते थे। दीवानी वकील को बहुत परेशानी होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। क्रिमिनल में फीस भी ज़्यादा है, आमदनी भी ज़्यादा होती है वकील को, तो क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस ज़्यादा लोग करते हैं। खैर, आप दीवानी पर चाहते हैं अच्छा काम करना तो अच्छी बात है। सबसे पहले आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ा। मेहनत करने का मतलब कि दीवानी वकील बनने के लिए जो भी कागजात आपके पास आए, क्लाइंट के द्वारा मिले, वो सब कागजात को A to Z पढ़ना चाहिए। और पढ़ करके ज़्यादा मोटा, लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका शॉर्ट नोट अपना बनाना चाहिए। अब बहुत नोट बनाने से सारा चीज़ आत्मसात हो जाता है, समझ में आता है। तब किस कानून के तहत कौन कागज बना है, उस संबंधित कानून देखना चाहिए, और उस कानून के आधार पर उस कागज की क्या उपयोगिता है, आपके पक्ष में है कि वो आपके विपक्ष में जाता है। उसी तरह से विपक्षी के पास क्या कागज है, उस कागज को भी समझने के लिए कोशिश करना चाहिए, उसको भी अच्छी तरह से पढ़ के समझना चाहिए। और वो कानून के दायरे पर कहाँ तक टिकता है, कानून में उसकी मान्यता है कि नहीं, किस कानून का एप्लीकेशन हो रहा है, ये सब समझना चाहिए। तो दीवानी वकील बनने के लिए पहला चीज़ है कि काफ़ी मेहनत करना है, कागज पढ़ने में, कानून पढ़ने में, कानून समझने में। और शुरू में किसी अच्छे सीनियर वकील के मार्गदर्शन में काम करने से आपको अच्छा होगा। ऐसे भी कहावत है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। अच्छा करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। अपने आप पढ़ करके कोई आदमी काम चला सकता है, लेकिन विद्वान नहीं हो सकता है। और ये शास्त्र है, जो भी शास्त्र है, नीति शास्त्र हो या धर्म शास्त्र हो या न्याय शास्त्र हो, सभी शास्त्र गहन विषय माना जाता है। उसको शास्त्र सुचिंती पुनि पुनि बाचे, पुनि पुनि सोचे, कहावत है कि उसको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए। जब तक उसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक आप अच्छा वकील नहीं बन सकते। अच्छा वकील बनने का तो और भी बहुत सारा गुण है, क्वालिटी है, वो धीरे धीरे अनुभव से अपने आप आ जाता है। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्लाइंट के प्रति, आपको हमेशा क्लाइंट के हित में सोचना चाहिए। वकालत ऐसी पेशा नहीं है जो सिर्फ उसमें पैसा कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। एक्चुअली वकालत पेशा सेवा भाव से होना चाहिए, इसमें सेवा भाव बहुत जरूरी है। ये सेवा के लिए वैसे व्यक्ति जो कानूनी पेचीदगी में फंस करके समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी संपत्ति बर्बाद हो रही है या होने की संभावना है, वैसे व्यक्ति को उस बर्बादी से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा ये काम है। इसलिए आपको इस उद्देश्य से, एक सेवा भाव से इस पेशा में अगर काम करते हैं तो आप अच्छा वकील बन सकते हैं। दूसरी बात, अच्छा और बुरा का सर्टिफिकेट यहाँ पर कोई किसी को नहीं देता है। यहाँ पर आपको क्लाइंट ही वकील बनाता है, अच्छा और बुरा, या दीवानी और फौजदारी। मेडिकल में तो अलग अलग डिपार्टमेंट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। लॉ में कहीं भी कोई डिग्री नहीं मिलता है कि सिविल लॉयर है या ये क्रिमिनल लॉयर है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है, ऐसा करके कोई डिफार्केशन नहीं। यहाँ पर वकील खुद अपने चॉइस और टेस्ट के हिसाब से काम शुरू करता है। बहुत लोग पहले से सजग रहते हैं तो सोचते हैं कि हम सिर्फ क्रिमिनल केस ही करेंगे, हम सिविल केस करेंगे, तो ऐसा कम देखने का मौका मिलता है। इसलिए कि नया नया वकील को काम कम मिलता है, मौका कम मिलता है, तो जो भी मुकदमा मिल गया सीखने के दृष्टिकोण से, कुछ आर्थिक लाभ की वजह से कि कुछ पैसा मिल जाएगा। शुरू में तो हर वकील बेकार रहता ही है, ब्रीफलेस जिसको बोलते हैं। ऐसा कोई वकील दुनिया में नहीं हुआ है कि जिसको आते के साथ खूब रोज केस आने लगा और चलती हो गया और सारा ज्ञान हो गया। सब कुछ वकालत में आने के बाद जो भी सीखना होता है, जो स्कूल कॉलेज में पढ़े, वो एक सिर्फ पृष्ठभूमि है, वो काम नहीं देता है पूर्णतया, वो अंशतः काम देता है। उसी पृष्ठभूमि से आप आगे बढ़ते हैं, उस कदम से आप आगे बढ़ते जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन पृष्ठभूमि अगर आपके पास है, स्टूडेंट लाइफ में ठीक से समझ सकें कानून को, और वो आपका उसका समझदारी बरकरार है और निरंतर उसको आप अध्ययन करते रहते हैं, उसी पर आगे आगे बढ़ते जाइएगा तो आपको सफलता मिलेगी। तो ये एक्चुअली क्या है कि क्लाइंट ही वकीलों को सर्टिफिकेट देता है, ये वकील बढ़िया है, ये वकील दीवानी के हैं, ये वकील फौजदारी के। जैसा जो आपको केस मिलेगा, ज़्यादा केस हो जाएगा और किसी केस में आपने अच्छा किया, नाम हो गया, तो प्रचार हो जाएगा, तो अपने आप दीवानी के वकील घोषित हो जाएगा।
आप अपने को नहीं घोषित कर सकते कि हम सिविल वकील हैं, हम सिविले रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने ठान लिया कि हमको सिविल वकील बनना है, तो आपको नया जान करके कोई सिविल केस नहीं आवेगा, तो आपको 10 साल तक तो कोई मौका ही नहीं मिलेगा केस करने का, तो आप सिविल का वकील कैसे बनिएगा? तो मजबूरी में आपको कोई भी केस करना पड़ेगा। ये परिस्थिति बनाता है, आपको मौका जैसे जैसे मिलेगा सब केस करते जाइए, धीरे धीरे जिसमें इंटरेस्ट होगा, जिसमें बढ़िया कीजिएगा, क्लाइंट का झुकाव होगा, धीरे धीरे क्लाइंट के बीच में प्रचार हो जाएगा कि वकील साहब सिविल भी करते हैं, पहले ही देखेगा, और सिविल अच्छा करते हैं तो झुकाव हो जाता है। कोई कहेगा बहुत अच्छा करते हैं, तो कहेगा ना ये सिविले के वकील हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आप सिविल के वकील रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर आप लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो कम समय में रिकॉग्नाइज होइएगा। अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो हाई कोर्ट में सिविल के वकील रिकॉग्नाइज होने में 20 साल लगेगा। अगर आपको मौका मिलेगा लगातार कि आप केस करते हैं और बढ़िया से हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में बढ़िया वकील बनने के लिए कानून के अध्ययन के साथ साथ आपको इंग्लिश का अच्छा ओरेशन हो, अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, ये भी जरूरी है, क्योंकि अभी भी हाई कोर्ट में अंग्रेजी का ही बोलबाला चलता है। के यादव @के यादव 3025 ये लिखते हैं कि हम दिल्ली के जनरल पब्लिक है, दिल्ली से ही प्रश्न करते हैं। 9 दिन पहले का इनका प्रश्न है। अच्छा, प्रश्न तो नहीं कुछ किया है, इन्होंने लिखा हैप्पी दिवाली और प्रणाम भेजा है। तो दिवाली तो बीत गई, खैर आपको जो हमको गुड विशेष दिए उसके लिए आपको धन्यवाद, प्रणाम किए तो आपको भी प्रणाम यादव जी। आप प्रश्न अगर करना होगा तो स्पेसिफिक कोई प्रश्न कीजिएगा, ये अच्छा है, अपना उद्गार अपना व्यक्त किया है। फिर एक लिखा है 14वां प्रश्न जो है, गोपालगंज @यूजर PT 7 दिन पहले का है। इनका प्रश्न है, भूदान यज्ञ से लैंड प्राप्त है, घर है 70 साल से, गैर मजरूआ मालिक लैंड है, भूदान के बारे में जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से है इनके प्रश्न का तो हम पहले भी जवाब दिए हैं। अब भूदान के बारे में भी पहले और एक दो आदमी पूछे थे, उसका भूदान का पिछला लेक्चर जो प्रश्नोत्तरी है उसमें देखिए, 2 लेक्चर में भूदान के बारे में कुछ, एक में डिटेल में आया है, एक में थोड़ा हल्का से आया, फिर भी आज आपको हम बता देते हैं। भूदान की प्रक्रिया कहाँ से चली? भू का माने जमीन, दान में मतलब उपहार में दे देना किसी को, दान सबसे होते हैं गिफ्ट करना, डोनेट करना। तो ये विनोबा भावे का नाम आप लोगों ने सुना है। इसके भूदान के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले विनोबा भावे ही हैं, जो आदि चिंतक रहे इसके, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े, और बाद में संत की उपाधि मिली, संत विनोबा भावे के रूप में। तो उनका उद्देश्य यही था कि सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए राज्य में किसी क्षेत्र का विस्तार हो। यहाँ पर किसी प्रधान राज्य है, ऐसे देशी मेरा किसी प्रधान है, तो कृषि के ऊपर जीविका निर्भर है लोगों की, तो देश तरक्की तभी करेगा जब कृषि अच्छी होगी। तो कृषि अच्छी होने के लिए भूमि की उपलब्धता चाहिए, और भूमि की उर्वरता चाहिए, और भूमि में श्रमदान करने वाला श्रमिक चाहिए, खेतीहर श्रमिक चाहिए। तो देखा ये गया समाज का जो ताना माना था कि ज़्यादातर लोग खेती में जो श्रमिक हैं उनके पास अपनी भूमि नहीं है, गरीब लोग हैं, और भूधारी लोग बड़े बड़े किसान या जमींदार उनके पास काफ़ी ज़मीन है, लार्ज एरिया ऑफ लैंड है, जिसका कि प्रबंधन उनके साथ ठीक से करने का इंतजाम नहीं है, और उनके पास उतना मैन पावर नहीं है। वो श्रमिक से काम लेते हैं जिनको कि उतना लाभ नहीं मिलता है, तो श्रमिक लोग भी उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अगर भूदान के द्वारा जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है दान प्राप्त कर ली जाए, ऐसा उन्होंने एक आंदोलन चलाया, विचारधारा चलाया, और गांव-गांव घूम करके प्रत्येक भूधारी से, लैंडलॉर्ड से वो मिलते थे और दान स्वरूप मांगते थे। तो उनकी प्रतिष्ठा समाज में इतनी बनी कि उनको विश्वास करके लोग दान में देने लगे। तो दान में देने लगे, तो ये जो एक तरह का माना गया, ये एक भूदान यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। यज्ञ में आहुति देते हैं ना, तो ये भूदान यज्ञ में दान रूपी भूमि का ही आहुति लोग देने लगे, विनोबा जी के नाम से दान देने लगे।
तो उसमें कुछ धीरे धीरे गड़बड़ी होते गई, या धीरे धीरे लोगों को सरकार और सरकारी पदाधिकारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, समाज के लोग, सामाजिक लोग और उनके संस्था के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। तो उसको एक वैधानिक शेप देने के लिए नियमावली बनी, फिर बाद में कानून बना, भूदान यज्ञ एक्ट 1954, और कानूनी प्रक्रिया के तहत सब कुछ होने लगा। तो उस प्रक्रिया में मुख्य रूप से जो सिद्धांत बनाया गया, प्रावधान बनाया गया, वो ये है कि कोई व्यक्ति जो भूदान में जमीन देता है, पहले तो ये देख रहा होगा वो व्यक्ति उसका सही मालिक है कि नहीं, और भूदान जो दे रहा है वो दान का कोई दान पत्र लिखित होना चाहिए, कानूनी रूप से उसकी वैधता होनी चाहिए। और उस लिखित दान पत्र किसको देगा, तो हर जिला या अनुमंडल स्तर पर एक भूदान यज्ञ कमेटी बनाई गई, जिसमें भूदान आंदोलन से जुड़े हुए जो व्यक्ति लोग थे या उनके संत विनोबा भावे के संपर्क के जो लोग थे, उस कमेटी में उनके प्रतिनिधि के रूप में रहते थे, या उस इलाके के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो लोग रहते थे, या जनता के प्रतिनिधि रहते थे, और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सरकारी पदाधिकारी भी सब मिल करके वो कमेटी बनी थी। और उस कमेटी का बाज़ाब्ते मीटिंग होता था, और मीटिंग में वो लोग प्रस्ताव पास करते थे, उसकी सब प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होती थी, रिकॉर्ड बनता था। तो जब दान मिला तो दान पत्र को उस कमेटी के सामने रखा जाता था और उस दान को कन्फर्म किया जाता था। इसलिए देखा गया कि बहुत लोग राम ने श्याम का जमीन दान कर दिया, कुछ ऐसा देखा गया, गलत हो गया। दूसरा है कि राम ने दान का कोई कागज ही नहीं लिखा, राम को पता ही नहीं है, और उसका 10 एकड़ जमीन राम का है, 100 एकड़ जमीन उसमें से 10 एकड़ काट के भूदान या कमेटी वालों ने अपने रिकॉर्ड पर चढ़ा लिया कि दान में मिला, और उसका कहना है हम दान में दिया नहीं है, उसके बाल बच्चा कह रहा है दान में दिया ही नहीं। तो इसीलिए बनाया गया कि जो व्यक्ति दान दिया है, पहले उसको दान देने का अधिकार था कि नहीं, उसका मालिक था कि नहीं, इसकी जांच होगी, और दान किस कागज से दिया गया, वो कानूनी वैध कागज है कि नहीं, सही तरीके से दान दिया गया है कि नहीं। जब वो सही पाया जाएगा तो उस दान पत्र को कन्फर्म किया जाएगा। जब दान पत्र से कन्फर्म हो जाता, भूदान या कमेटी उसको कन्फर्म करता है, उसके धारा 11, 12, 13, 14 कई धारा बनाया गया हुआ एक्ट में, जिसमें प्रावधान बनाया गया कन्फर्मेशन का। तब कन्फर्मेशन के बाद वो संपत्ति सरकार में भेस्ट कर जाती है, यानी कि उसका कस्टोडियन और मालिक सरकार हो गया। अब सरकार क्या करेगा, सरकारी पदाधिकारी के जरिए जो प्रावधान बनाया गया उसके हिसाब से भूमिहीन व्यक्ति, उसका भी भूदान या कमेटी वाले या संत भावे के, विनोबा भावे के जो द्वारा आंदोलनकारी लोग थे, उन लोग के द्वारा चिन्हित जो भूमिहीन व्यक्ति हैं, उन लोग को लाया जाता था कि भूमिहीन है, इनको दान में दिया जाए। तो ही कमेटी के तरफ से बजाबता उसका भी कागज बनता था, प्रोसीडिंग बनती थी और दान में दिया जाता था। जब आदेश हो जाता था कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो जिसको दान पत्र मिला भूदान या कमेटी के द्वारा परवाना या दान पत्र फिर मिलता था, वो व्यक्ति उसका फिर मालिक हो गया, उसका जोत कोड़ करने का उसका अधिकार हो गया। उसी दान पत्र में जो भूदान एक द्वारा दिया जाता था या परवाना दिया जाता था, उसमें उसका शर्त भी निहित रहता था, किसको कैसे मिलेगा। तो यही भूदान की प्रक्रिया, अगर आपको भूदान प्रक्रिया के तहत मिल गया है तो गैर मजरूआ आम हो या मालिक हो, जो भी हो, अगर आपका कब्जा चला रहा है 70 साल से, तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर जब डिस्टर्बेंस कोई करेगा तो उसकी सुनवाई उसी भूदान या कमेटी के समक्ष आप जा करके अपना आपत्ति दे सकते हैं। अगर वहाँ से कुछ नहीं होगा तो सिविल कोर्ट को अधिकार है उसमें दीवानी मुकदमा द्वारा निर्णय करने का, आप वहाँ चैलेंज कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है, मृत्युंजय अमीन है, ये खगड़िया से, ये 2 सप्ताह पहले का है। ये प्रश्न भेग है, इन्होंने सीधा लिखा है नक्शा जमींदार बनाया। जमींदार ने कौन नक्शा बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, सिर्फ इतना, इसका क्या जवाब दे। आप दोबारा प्रश्न पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। जमींदार ने कौन नक्शा बनाया, कब बनाया, किस उद्देश्य से बनाया, कहाँ बनाया। ऐसे जमींदार तो कोई नक्शा बनाता नहीं है। नक्शा जो भी बना है, जहाँ जहाँ सर्वे हुआ है, तो सर्वे पदाधिकारी के द्वारा नक्शा बनाया जाता है, और जमींदार द्वारा कहीं नक्शा नहीं बनाया गया। आप किस सेंस में कह रहे हैं, प्रश्न अपना क्लियर कीजिएगा तो आपको जवाब मिलेगा। 16वां प्रश्न है, शशि प्रभा, शशि प्रभा 5495, ये लगता है ईमेल हिसाब से इन्होंने लिखा है। कहाँ से इन्होंने भेजा है ये प्रश्न और क्या करते हैं ये भी नहीं लिखा है। 2 सप्ताह पहले का इनका प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि जमाबंदी पूर्वज का है,
इनके पूर्वज के नाम से जमाबंदी है। किसी व्यक्ति ने अंगूठा लगाकर कागज बना लिया, माने कोई जाली कागज बना लिया है जिसमें अंगूठा का छाप है, और उससे लगता है कि इनके दस्तावेज जो बनाया है वो इनके पूर्वज का बनाया हुआ है। उनके पूर्वज ने कोई दस्तावेज नहीं बनाया, कोई अन्य व्यक्ति ने अंगूठा का छाप बना लिया, यानी कि कोई जाली दस्तावेज बना करके इनका जमीन हड़पना चाहता है। तो इनका प्रश्न है, क्या फिंगरप्रिंट का नकल निकाल सकते हैं? और दूसरा है कि रसीद नहीं है, इनका जो भी जमाबंदी पूर्वज का है उसका रसीद ही नहीं है। तो ये सब ही प्रश्न जो है आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगता है। आप पहले ही समझिए, आप जो प्रश्न किए हैं कि फिंगरप्रिंट का नकल नहीं मिलता है, कौन बता दिया फिंगरप्रिंट का नकल मिलता है? अगर कोई जाली दस्तावेज बनाया और वो दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज है, ये आप तो लिखे ही नहीं कि कौन सा दस्तावेज है, किस तरह का दस्तावेज है, कहाँ से रजिस्टर्ड हुआ। तो रजिस्टर्ड दस्तावेज रहेगा तो हर रजिस्टर्ड दस्तावेज का जो व्यक्ति एक्सक्यूट करता है दस्तावेज, कोई भी रजिस्ट्री कचहरी में दस्तावेज कर लिखने जाता है जिसको एक्सक्यूटेंट बोलते हैं, तो एक्सक्यूटेंट का टिप्पा लेने के लिए प्रावधान रजिस्ट्रेशन एक्ट और रूल्स में है, उसको थंब रजिस्टर बोलते हैं। जितना कागज रजिस्ट्री कचहरी में रजिस्ट्री हुआ, मान लिया कि आज पटना रजिस्ट्री कचहरी में 100 व्यक्ति जा करके सेल डीड लिखा, 100 सेल डीड लिखा, एक एक आदमी एक एक सेल डीड लिखा, 100 सेल डीड, तो 100 सेल डीड लिखने वाला व्यक्ति सभी 100 का व्यक्तियों का एक थंब रजिस्टर पर अलग से एक नमूना अंगूठा का लेके रखा जाता है कि बाद में विवाद हो तो मिलाया जाए। तो उस थंब रजिस्टर का नकल आपको मिल सकता है। वो नकल कब मिलेगा? जब आपको पता रहेगा कि दस्तावेज नंबर क्या है, कौन सा दस्तावेज है, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, क्या है, और उसका डेट क्या है, लिखने वाला व्यक्ति कौन है, किसके पक्ष में लिखा गया है, ये सब डिटेल आप बताइएगा, या कम से कम डीड नंबर बताइएगा और डेट बताइएगा। तब डीड नंबर इतना का, डेट इतना का, थंब रजिस्टर, तब चिरकुट दीजिएगा तो आप उसका नकल मिल जाएगा आपको। तो वो नकल लेने से कोई फायदा नहीं। वो नकल तभी लेगा जब कोई टाइटिल सूट चलेगा और उसमें विवाद होगा, ये जाली है कि नहीं, ये टिप्पा उस व्यक्ति का है कि नहीं। तो वो जाली दस्तावेज जब कोर्ट में आएगा और रजिस्ट्री कचहरी से दस्तावेज वाला रजिस्टर आएगा, थंब रजिस्टर आएगा, तो उससे मिलान होगा, एक्सपर्ट के यहाँ जाएगा, तब पता चलेगा कि जाली है कि नहीं। ऐसे आप जो कहते हैं कि कोई दस्तावेज बना लिया, तो कोई ऐसे ही सादा कागज पर टिप्पा ले लिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं। आप उसको अगर पता आपको चल गया तो आप चैलेंज करके टाइटिल सूट करके उस दस्तावेज को कैंसिल भी करवा सकते हैं। अगर वो व्यक्ति का रसीद कट रहा है तो उसका जवाबंदी भी कैंसिल करवा सकते हैं। किस आधार पर कटा है उसका नकल लेकर के आप पता कीजिए, तो आप सेक्शन 9 म्यूटेशन एक्ट में एडिशनल कलेक्टर के यहाँ दरखास्त भी दे सकते हैं। अगर आप इस सब बात से समझ गए हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप स्थानीय अधिवक्ता से अपना जमाबंदी का कागजात वगैरह जो भी आपके पास है वो सब अपने वकील से दिखा करके समझ लीजिए। अगर आपको फिर दिक्कत होगा तो सब दस्तावेज लेके मेरे पास आइएगा, या आप कोरियर से या स्पीड पोस्ट से भेजिएगा, तो आप फिर सही सही सटीक प्रश्न कीजिएगा तो उसका फिर हम उत्तर देंगे। उसके बाद का प्रश्न है